Now fourth one is a spin quantum number. A spin quantum number. A spin quantum number जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S से. स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे S. ठीक है, पहला लिखेंगे इट वाज प्रपोज्ड बाय Helen Beck. It was proposed by Helen Beck and Goldsmith and Goldsmith. Next लिखेंगे it is denoted by S. It is denoted by S. And the next point is that if electron will rotate clockwise direction along clockwise direction, like if this electron will be rotate at own axis clockwise, electron rotate along clockwise direction at on its axis. अपने एक्सिस पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमेगा तो हम उसको S इक्वल टू +1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं. 1/2 क्यों? एक नंबर बता दिया गया है, तो 1/2 और कुछ नहीं है, बस उसको क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है. ये नहीं कि सर 1/2 वैल्यू है क्या, नहीं, नंबर है, क्वांटम नंबर है, एक वैल्यू है. अगर वही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता, एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे, if electron will rotate along anti-clockwise direction at its own axis, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो हम बोलते -1/2. ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है. दैट मीन्स दिस वन इज -1/2 एंड हियर S इक्वल टू 1/2. इफ वैल्यू विल बी 1/2, वी नो दैट +1/2. क्लॉकवाइज मीन्स अपवर्ड एरो और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स डाउनवर्ड एरो. ओके ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल हीलियम का. हीलियम का 1s2 है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. तो इसको हम लिखेंगे S इक्वल टू +1/2 और इसको लिखेंगे S इक्वल टू -1/2, बिकॉज दिस वन विल बी क्लॉकवाइज. Clockwise means upward arrow. Upward arrow indicate clockwise. Downward arrow indicate anti-clockwise. Yes, no? So upward arrow will be clockwise and
s equal to +1/2 and downward arrow will be anti-clockwise and s equal to -1/2. Do you understand? That is known as spin quantum number. That is known as spin quantum number. Okay. कोई डाउट है? तो एक समरी हम लिख लेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से 1 2 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हमें बताता है? अभी क्वेश्चन लेंगे, अभी हम एग्जाम्पल वाला नहीं ले रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं, अभी तो कुछ कुछ चीजें पढ़ाना बाकी है। ठीक है, तो ये क्या बताता है? एन क्या इंडिकेट करता है? सेल और ऑर्बिट को बताता है और एनर्जी लेवल बताता है। सेल ये बताता है, ऑर्बिट की जानकारी देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। ठीक है, एनर्जी लेवल बताता है, एनर्जी लेवल बताता है, और साइज बताता है, साइज। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी लेवल एंड साइज। एजीम्यूथल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एल का वैल्यू यानी सबसेल के बारे में बताता है, सबसेल के बारे में बताता है। सबसेल के बारे में बताता है, यानी शेप बताता है। ये तो साइज बताता है, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है कि एस डंबल होता है, स्फेरिकल होता है, पी डंबल होता है, डी डबल डंबल होता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। तीसरा जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और ये क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। और इसका वैल्यू कितना होता है? एम का -L/L होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल एस के लिए वैल्यू क्या होगा? एम का m = 0 होगा एस के लिए, क्योंकि एस के लिए एल क्या होता है? 0, तो एम क्या होगा? 0। वहीं पी के लिए क्या होगा? तो पी के लिए एल विल बी 1, एम क्या होगा? -1, 0 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक क्वांटम का वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। जब तक ये हमें जानकारी नहीं होगा तब तक हम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब एक पॉइंट हम लिख लेंगे कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल डिपेंड अपॉन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल
वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर will depend upon magnetic quantum number. Magnetic the value of azimuthal quantum number will be depend upon, sorry उल्टा लिख दिया, value of magnetic quantum number. Magnetic quantum number will depend upon azimuthal quantum number. Yes, no? जो डाउट है उसको बता रहा हूं. किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालने के लिए बताया ना ये वाला. नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो बोलता है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है रोटेशन अलोंग देयर ओन एक्सिस. क्या बताता है, रोटेशन s इक्वल टू +1/2 और s इक्वल टू -1/2. ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा अलोंग देयर एक्सिस, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा कैसा, अलोंग देयर एक्सिस. ये हमारा समरी पॉइंट हुआ 4. ये हमारा 4 समराइज पॉइंट हुआ. पहला हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर. ओके, अब हम इस चारों को आपने लिख लिया, ये लिख लिया ये. ओके, अब देखो यहां ध्यान से, अब एक इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे 4 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके बारे में लिखेंगे. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं. हमें राइट 4 क्वांटम सेट ऑफ, राइट 4 क्वांटम सेट ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम. एक मैं करके बता रहा हूं, अगला बार आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा. सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का पहले हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे. 1s2 2s2 2p6 3s1. ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसका हमें 4 क्वांटम सेट लिखना है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन का. तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन. अब ये जो है वो 3s में है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, l इक्वल टू 0 क्योंकि ये s में है, m इक्वल टू क्या होगा 0
क्योंकि एल एम का वैल्यू क्या होता है, -L/L होता है, तो जीरो को तो हम माइनस लिख नहीं सकते ना, तो हमेशा एस को जीरो से ही लिखा करेंगे, यानी m = 0। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज हमने रिप्रेजेंट किया है, तो s = +1/2। ये हमने 4 क्वांटम सेट इसका लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि राइट 4 क्वांटम सेट फॉर लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। दोनों का लिखना है अलग अलग, दोनों का लिखना है अलग अलग। आप लिखो पहले इसको। लिख दिए? चलो, किसी का आंसर आया नहीं? आंसर सेंड करो। तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे mg का। क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन्स का, इसका पहले हमें क्वांटम नंबर लिखना है। n = 3, ये ऑर्बिट नंबर 3 का है। l = 0 क्योंकि ये s का है। m का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा क्योंकि -L/L होता है और l यहां पर 0 है। m का वैल्यू क्या होगा, 0। और s = क्या होगा, +1/2। ये हमारा 4 क्वांटम सेट हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का लिखना है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट नंबर 3 का है, s सबसेल का है। l = 0 क्योंकि s सबसेल का है। m का भी वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये m = 0 लिखा गया है। और s = -1/2 लिखेंगे क्योंकि जब हम इसको क्लॉकवाइज माना हमने, तो दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए हमने इसको -1/2 लिखा है। और ये क्लॉकवाइज है, इसीलिए हमने +1/2 लिखा है। हमने एरो देख के पता लगाया है ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया क्या? ओके ना? चलो अब ध्यान देना, जो आप ये कॉन्फ़िगरेशन निकाले हो mg का, जो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने निकाला है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे नॉर्मल तरीके में, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, जैसे हमने सोडियम का निकाल दिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम बोलेंगे ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे। अब देखिए यहां पर 3s के बाद 3p भी आता है, वो खाली है ना।
अब आगे चल के मैं आपको ये सिखाऊंगा कि यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये p अभी खाली है, हमने लिखा नहीं था क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन था नहीं। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के इस ऑर्बिटल्स में, खाली ऑर्बिटल्स में चला जाता है। तो 3s से इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहां चला जाएगा, ठीक है, यहां चला जाएगा, यहां से जंप मार के वहां चला गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहां गया, उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये ग्राउंड स्टेट नहीं रहा। अगर हम ये लिखा करते, ये यानी कि केवल हम ऐसे नॉर्मल लिखा करते, इसको हटा दे रहा हूं, अगर हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो यहां पर ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे वहां पे। तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर और इलेक्ट्रॉन होता, अगर वो जंप करके जाता दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें बोला जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ mg का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ठीक है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट का है, जंप मार के जब यहां चला जाएगा तो हमारा अब जो नया कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 1s2 2s2 2p6, और यहां कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3s1 बचेगा, और यहां कितना बचेगा, 3p1। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी यहां वाला इलेक्ट्रॉन जंप मार के इसमें चला गया, इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो डबल पेयरिंग में था वो जंप मार के यहां चला गया है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका ऐसे लिखा जाएगा। तो दिस वन इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ mg, वो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा गया है। तो ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया क्या? प्रांजलि, अब आप पहला ये तो पढ़ के आए होंगे कि ऑर्बिट नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिट नंबर 2 में 8 होता है, ऑर्बिट नंबर 2 में 18 होता है, ऑर्बिट नंबर 3 में 32 होता है। यानी पहला जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट में कितना होता है, 2n², जहां n का वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 ... अगर हमें ऑर्बिट नंबर 1 में चाहिए, एग्जाम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट नंबर 1 यानी कि n = 1 में, तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 2n², और n का वैल्यू पुट क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर। कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट नंबर 2, तो हम n = 2 पुट कर देंगे, 2n²। तो यहां पर 2 ×
2 का वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट नंबर 3, तो n इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 3, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट नंबर 4 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, 4n स्क्वायर, 4 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। इस चीज को हमने प्रूफ भी करके देख लिया कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 8 है, यहां 18 है, यहां 32 है। तो फॉर्मूला क्या होगा 2n स्क्वायर। ये तो आप जानते होगे ना पहले से। तो हम यहां देख रहे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, तो हमारा आंसर होगा 2n स्क्वायर। लेकिन वही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल यानी sp_df में बताओ, तो फॉर्मूला क्या होगा 2l, 2 इंटू 2l प्लस 1। इसको हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं 4l प्लस 2। जैसा याद करना है वैसा आप याद कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि s में मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10, f में 14 रहता है। अब इस चीज को हम प्रूव कर रहे हैं। s में l का वैल्यू 0 होता है, फॉर्मूला में l का वैल्यू पुट करके देखेंगे 2 आ गया। p का वैल्यू l का 1 होता है, फॉर्मूला में 1 पुट करके देखेंगे ये 6 आ गया। d में l का वैल्यू 2 होता है, फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे 10 आ गया। इसका मतलब ये हमारा सही आ रहा है। तो ये फॉर्मूला भी क्या है करेक्ट है। तो आपको अगर एग्जाम में फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप क्रॉस चेक कर लेना, n का वैल्यू पुट कर लेना, और जो आंसर सही सही देगा वही उसका आंसर होगा। यानी नहीं भी याद रहेगा तो हम यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। यस और नो? राइट आउट कर लिए? चलो, तो हम अब 2 फॉर्मूला हमने सीख लिया। अब तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। इन ए सबसेल तीसरा है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल्स है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या सिखाया था मैंने? बॉक्स। तो बताओ पहले, फॉर्मूला तो बाद में लिखेंगे, एस में कितना बॉक्स, पी में कितना बॉक्स, 3, डी में कितना बॉक्स, एफ में कितना बॉक्स। इस बॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बॉक्स इन ए सबसेल। एस में कितना? 1, यहां नहीं लिख रहा हूं, यहां। पी में कितना? 3 बॉक्स, डी में 5 बॉक्स, एफ में 7 बॉक्स। अब इसको हम एक फॉर्मूला में लिख देते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। मान लो याद नहीं है तो यहीं से क्रॉस चेक कर लेना चारों ऑप्शन। इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1। हम चेक कर लेते हैं। s के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 0। पुट करके देखेंगे 2l प्लस 1 यानी 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ गया? 1।
एक बॉक्स आया, सही है। पी के लिए चेक करते हैं। एल का वैल्यू क्या होता है? 1। फॉर्मूला में पुट करेंगे 2l + 1, तो 2 × 1 + 1 कितना आ गया? 3। फॉर्मूला 3 बॉक्स 3 सही है। डी में l = 2 होता है, 2l + 1, 2 × 2 + 1 कितना आ गया? 5, सही है। एफ में l = 2 होता है, फॉर्मूला 3 होता है, +1 कितना हो जाएगा? 7। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी बॉक्स निकालने के लिए आया कि बॉक्स की संख्या कितना होगा। यू अंडरस्टैंड? तीसरा फॉर्मूला ऑर्बिटल्स निकालना है, किसके अंदर? सेल के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या देखे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? ऑर्बिट में। और दूसरा क्या देखे हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। यहां क्या देखे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल। तो अब हमारा बारी क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए ऑर्बिट। ऑर्बिट में अब हमारा बारी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में चेक किया हमने? ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन किस में चेक किया? सब सेल में। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी बॉक्स किस में चेक कर रहे हैं? ऑर्बिट में। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कहां चेक कर रहे हैं? सब सेल में। ये सेट लग रहा है ऐसा। अब हमें ऑर्बिट में चेक करना है, तो मुझे बताओ ऑर्बिट नंबर 1 में सब सेल कौन होता है? एस होता है। ऑर्बिट नंबर 2 में कौन कौन रहता है? ऑर्बिट नंबर 2 में एस और पी रहता है। ऑर्बिट नंबर 3 में एस, पी और डी रहता है। ऑर्बिट नंबर 4 में एस, पी, डी और एफ रहता है। हमसे बोला गया है कि ऑर्बिट में बॉक्स कितना है? ऑर्बिट में बॉक्स, तो यहां बॉक्स कितना है? तो यहां जो बॉक्स है वो है 1। यहां जो बॉक्स है वो है 1। यहां जो बॉक्स है 1 और यहां बॉक्स कितना है? 3। यहां बॉक्स 1 है और यहां बॉक्स 3 है। यहां बॉक्स 5 है। यहां बॉक्स 1 है, यहां 3 है। डी वाला मैं यहां लिख रहा हूं 5 है और एफ वाला 7 है। एफ वाला 7 है। अब यही हमें काउंट करना है ना, ऑर्बिट के अंदर बॉक्स। यहां तो हम सबसेल के अंदर बॉक्स काउंट कर रहे थे ना, यहां सबसेल के अंदर हम बॉक्स काउंट कर रहे थे। अब यहां ऑर्बिट के अंदर बॉक्स काउंट कर रहे हैं। यहां कितना बॉक्स? 1। यहां टोटल कितना बॉक्स? 4 है। यहां टोटल कितना बॉक्स? तो 5 और 3 8 और 1 9। यहां टोटल कितना बॉक्स? काउंट करोगे तो ये 16 आ जाएगा। काउंट करके देख लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9 और 9 और 7 16 होगा ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n²। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1। बॉक्स की संख्या बोल रहा है। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 बॉक्स। n = 3 पुट करेंगे तो 9 बॉक्स। n = 4 पुट करेंगे 16 बॉक्स। 5 में 25 बॉक्स। SPDF G आएगा और G में 7 9 हो जाएगा। ये समझ में आया? तो ये बॉक्स कहां काउंट कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स में। और ये बॉक्स कहां काउंट किया जा रहा है? सबसेल में। कि इसमें कितना है? इसमें P में कितना है? तो P में 3 है। तो उसका फॉर्मूला ये है कि P में 3 कैसे है, D में 5 कैसे है, S में 1 बॉक्स कैसे है, P में 3 बॉक्स कैसे है, D में 5 बॉक्स कैसे है और F में 7 बॉक्स कैसे है। तो इसके लिए हमें
ये फॉर्मूला चाहिए, लेकिन ऑर्बिट में पूछा है, सबसेल में नको, तो ऑर्बिट में ये चलेगा। समझ में आया? तो नंबर ऑफ सबसेल इन ए ऑर्बिट, यहां सबसेल कितना है? एक। यहां सबसेल कितना है? दो। सबसेल एस और पी। यहां सबसेल कितना है? तीन। यहां सबसेल कितना है? चार। तो एक में एक, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, पांच में पांच। तो नंबर ऑफ सबसेल इन ए ऑर्बिट इज एन। एक में एक, दिस वन इज एस। दो में दो, एस पी। दो, तीन में तीन, एस पी डी। चार में चार, एस पी डी एफ। तो नंबर ऑफ सबसेल इन ए ऑर्बिट इज एन। मुझे ये बताओ 1 2 3 4 5, 5 फॉर्मूला में किसी को डाउट है तो बोलो। हैव यू एनी डाउट इन 5 फॉर्मूला? तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन ये है कि which of the following has same number of unpaired electron that of vanadium plus 3। कह रहा है कि vanadium plus 3 में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसके पास सेम इलेक्ट्रॉन है? किसके पास सेम इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, किसके पास सेम इलेक्ट्रॉन है? तो हमने ये बताना है कि इसके जितना इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना है, अब यहां पर हमें अनपेयर्ड निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा किसके पास कितना अनपेयर्ड है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका अनपेयर्ड निकालते हैं, वैंडियम का। तो पहले आप वैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम 21 22 23। तो पहले 23 का निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3 होता है। ये वैंडियम का है, वैनेडियम का। और यहां पर +3 का हम निकालेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d3। एक यहां से लूज हो जाएगा, दो यहां से लूज हो जाएगा और एक यहां से लूज हो जाएगा। दो यहां से और एक यहां से उड़ा देंगे। तो दिस वन इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैनेडियम +3। यहां से यहां तक सब कुछ भरा हुआ है, केवल ये खाली है। अब इसी में हम चेक करेंगे अनपेयर्ड। तो यहां दो इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड कितना आ गया? 2। अनपेयर्ड कितना आ गया? 2। ठीक है, अब हम इसमें अनपेयर्ड निकालेंगे, किसका 2 आ रहा है। तो मैं कल आपको एक स्मार्टली वर्क करने के लिए बताया था, जब भी आप ऑप्शन से क्रॉस चेक करो तो लास्ट ले चेक करो। हो सकता है आंसर लास्ट ले, फर्स्ट 3 का आंसर हो क्या करे, आपसे वो टाइम वेस्ट के लिए कराए। ऐसा भी नहीं जरूरी है कि 4 ही होगा, तो हम ऑप्शन नंबर 4 से चेक करते हैं। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होता है 26। अब आयरन +3 है, तो देखो ध्यान से, यहां से यहां तक लिख देंगे 4s0 और यहां लिख देंगे 3d5। तो देखो यहां पर एक यहां से लूज हुआ, दो यहां से और एक यहां से, 5 हुआ। तो इसके पास अनपेयर्ड कितना आ गया? 5। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लास्ट वाला ही आंसर होगा, बट हम एक बार ट्राई जरूर कर रहे हैं। तो इसके पास अनपेयर्ड कितना हो गया? 5। अब निकेल का निकालते हैं, ऑप्शन नंबर 3 का। तो निकेल होता है 26 27 28। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 होता है। निकेल +2 का निकालना है, निकेल +2 का निकालना है। तो यहां से यहां तक सेम होगा, 4s0 हो जाएगा, 2 लॉस हो जाएगा यहां से, और क्या बच जाएगा? 3d8 बच जाएगा। तो 8 जब बचेगा तो यहां पर हम 8 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। ये तो सब भरा हुआ है, इसके बारे में सोचना नहीं है, इसके बारे में सोचना है। तो 8 1 2 3
4 5 6 7 8। देखो अब यहाँ पर 2 अनपेड हमें मिल गया। तो हम एक चीज जब स्मार्टली वर्क किए तो हमें तो अब यहाँ 3 चेक करके तब तीसरे पे आते ना, अब यहाँ दूसरे पे चेक करके हम जा रहे हैं, तो हमारा आंसर निकेल +2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें कहीं डाउट है तो बोलो, किसका डाउट था ये?